विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानिस धम्मा के एपिसोड 82 भाग 82 को शुरुआत करने से पहले मैं मेरी ओर से, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से और बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार की ओर से आप सभी लोगों को वैशाख पूर्णिमा, डे ऑफ वैशाख, बुद्ध पूर्णिमा के ढेर सारी मंगल कामनाएं मैं आप सभी लोगों को देता हूं। आज हम लोग द बुद्धानिस धम्मा के बुक 4 यानी धर्म और धम्म, रिलीजन एंड धम्म, इस बुक 4 के पार्ट 2 यानी हाउ सिमिलिटीज इन टर्मिनोलॉजी कंसील फंडामेंटल डिफरेंसेस, शब्दों की समानता किस तरह से मूलभूत भेदों को छुपाए रखती है, इस भाग का पार्ट 2 का अंतिम चैप्टर आज हम देखने जा रहे हैं। इस पार्ट 2 के सेक्शन 4 यानी ट्रांसमाइग्रेशन का आखिरी चैप्टर आज हम देखने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को आज की इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ बात बताना चाहता हूं। जब मैंने द बुद्धानिस धम्मा बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ का अध्ययन जब शुरू किया, तब कुछ शुरुआत के चैप्टर्स ऐसे थे कि जहां पर लोगों ने सवाल किए कि ये कैसे मुमकिन है, असित मुनि का आगमन हो या जो कुछ कर्मकांड या भविष्यवाणी और इससे संदर्भित जो कुछ बातें थी, कुछ लोगों ने सवाल किए थे कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने तभी कहा था कि जब सही समय आएगा उस समय मैं इस चैप्टर की शुरुआत करूंगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या एक्सेप्ट करना है, क्या हमें रखना है, क्या स्वीकार करना है और क्या छोड़ना है। तो आज मैं उस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं। उस अध्याय का अध्ययन हम लोग आज करेंगे और इस अध्याय का नाम है कॉजेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी के कारण। यानी जो कुछ भी बौद्ध साहित्य में आया है उसमें अतार्किक जो कुछ भी है, जो हमारे बुद्धि को वो बुद्धि संगत नहीं लगता, तो ऐसे जो कुछ गलत फहमियां बुद्धानिस धम्मा में है, त्रिपिटक में है, उस सब की वजह क्या है, उसकी कारण क्या है, ये आज के इस चैप्टर में, आज के इस अध्याय में हम साफ करेंगे। ये जो भ्रांतियां है, संभ्रम है, वो आज के इस चैप्टर से क्लियर हो जाएंगे, ऐसे में आशा रखता हूं। तो चलिए अधिक समय नहीं गुजारते हुए हम आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है कॉजेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, बुक 4 रिलीजन एंड धम्म, पार्ट 2 हाउ सिमिलिटीज इन टर्मिनोलॉजी कंसील फंडामेंटल डिफरेंसेस, सेक्शन 4 माई ट्रांसमाइग्रेशन और चैप्टर 2 कॉजेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो चलिए आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तथागत बुद्ध ने जितने भी प्रचार किए हैं या तथागत बुद्ध ने जितनी भी धम्म देशनाएं दी है, वो सभी धम्म देशना, वो सभी प्रचार उनके श्रोताओं ने सुने और उनमें ज्यादातर बौद्ध भिक्खु थे। तथागत बुद्ध ने किसी विशेष विषय में जो कुछ भी कहा वो बौद्ध भिक्खुओं ने ही बड़े पैमाने में आम लोगों तक पहुंचाया, आम लोगों को बताया। लिखने की कला उस समय विकसित नहीं हुई थी, इसलिए भिक्षुओं को जो कुछ भी वो सुना करते थे, जो कुछ भी उन्होंने सुना था, उन्हें बौद्ध भिक्षुओं को उसे याद रखना होता था। हर भिक्षु जो कुछ वो सुनता था उसे याद रखने की परवाह नहीं करता था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने तथागत बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है उसे याद रखना अपना पेशा बना लिया था। उन्हें भाणक ऐसे कहा जाता था। बौद्ध विहित साहित्य एक महासागर के समान विशाल है। इन सब को याद रखना वाकई एक बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। तथागत बुद्ध का संदेश या उनकी धम्म देशना लोगों को बताते समय अक्सर ये पाया गया है कि तथागत बुद्ध का संदेश गलत बताया गया है। तथागत बुद्ध जब जीवित थे तब उनके रहते हुए उनके ज्ञान में गलत रिपोर्टिंग की गई है, ऐसे कई सारे मामले सामने आए थे। उदाहरण के तौर पर
ऐसे 5 मामले हैं जिनका हवाला दिया जा सकता है। एक उल्लेख अलागद पम्मा सुत्त में मिलता है, दूसरा उल्लेख महाकम्मा विभाग सुत्त में मिलता है, तीसरा उल्लेख कनक कत्थल सुत्त में मिलता है, चौथा उल्लेख महातन्ह साख्य सुत्त में मिलता है और पांचवा उल्लेख जीविका सुत्त में मिलता है। गलत बयानों के ऐसे और कई मामले थे। हम सब भी पाते हैं कि बौद्ध भिक्खु तथागत बुद्ध के पास गए और उन्होंने पूछा कि ऐसे आकस्मिकता में उन्हें क्या करना चाहिए। कर्म और पुनर्जन्म के संबंध में ऐसी गलत बयानबाजी, ऐसे गलत रिपोर्टिंग के कई सारे मामले हैं जो कॉमन है, जो आम है। इन सिद्धांतों का, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों का ब्राह्मणी धर्म में भी स्थान है। नतीजा यह हुआ कि भाणकों ने ब्राह्मणवादी सिद्धांतों को बौद्ध धर्म में शामिल कर दिया। इसलिए बौद्ध विहित साहित्यों में जो कुछ भी कहा गया है उसे बुद्ध के शब्द या बुद्ध वचन के रूप में स्वीकार करने में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि इसकी एक कसौटी है, एक परीक्षा है जो हमारे पास उपलब्ध है। अगर कुछ है जो विश्वास के साथ कहा जा सकता है तो वो ये है कि तथागत बुद्ध के संदेश, तथागत बुद्ध की धम्म देशना तर्क संगत थी और वो बुद्धि संगत थे। इसलिए कुछ भी जो तर्क संगत है, तार्किक है, उन्हें ही बुद्ध के शब्द या बुद्ध के वचन के रूप में माना जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तथागत बुद्ध ने कभी ऐसे चर्चा में भाग ही नहीं लिया या भाग लेने की परवाह ही नहीं की जो मनुष्य के, मानव के जीवन कल्याण के लिए लाभदायक नहीं हो, जो मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं हो। इसीलिए ऐसे किसी भी बात को जो मनुष्य के जीवन के लिए लाभदायी नहीं हो या कल्याणकारी नहीं हो, अगर बुद्ध के और उसके लिए बुद्ध को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो उसे बुद्ध वचन या बुद्ध के शब्द में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। एक तीसरी कसौटी या परीक्षा भी है, वो ये है कि तथागत बुद्ध ने सभी मामलों को 2 वर्गों में विभाजित किया है। एक जिनके बारे में वो स्वयं निश्चित थे और दूसरे जिनके बारे में वो निश्चित नहीं थे। जिनके बारे में वो निश्चित थे उस पर तथागत बुद्ध ने निश्चय रूप से और निर्णायक रूप से अपने विचार प्रकट किए हैं, अपने विचार रखे हैं। और जिन विषयों के बारे में तथागत बुद्ध निश्चित नहीं थे उन पर तथागत बुद्ध ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन वे केवल अस्थायी रूप से है, वो केवल टेंटेटिव है। जिन प्रश्नों के बारे में हमारे मन में संदेह है और मतभेद है, उनके बारे में यह निश्चय करने से पहले कि वो तथागत बुद्ध का निश्चित मत था, यह निश्चय करने से पहले हमें आवश्यक है कि हम इन तीनों कसौटियों को न भूलें। और इसलिए आज के इस चैप्टर में हमें यह पता चलता है कि त्रिपिटक के साहित्य हो या बौद्ध साहित्य हो, इसमें जो कुछ भी अतार्किक है, असंगत है, बुद्धि संगत जो कुछ भी नहीं है वो बुद्ध का नहीं है। ये कसौटी हम लोगों को लगानी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे सामने कॉजेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी के कारण हमारे इस चैप्टर के माध्यम से सामने रखे हैं। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। फिर से एक बार आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा के, बुद्ध जयंती के, वैशाख पूर्णिमा के ढेर सारी मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।